नमस्ते बच्चों। पिछले बार हमने बहुत सारे वीडियोस देखे और आपने बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आज हम देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक्स। तो ये 6, 7, 8 तीनों क्लास में हमें पढ़ना है। 7th क्लास के पार्ट 5 में है रेशों से वस्त्र, यानी फाइबर टू फैब्रिक्स। वर्ग 6 के पाठ 13 में है वस्त्र कैसे बने, हाउ क्लोथ्स आर मेड। और वर्ग 8 के पाठ 13 में है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो फाइबर किसको कहते हैं सबसे पहले आप जानिए। जैसे आप अपने चारों तरफ देखते हैं वस्त्र, उसके किनारे से आप इस तरह से खींचेंगे तो आपको जो धागा दिखता है यही है फाइबर। और इसी को बुनने के बाद में इस तरह से कपड़े प्राप्त होते हैं। तो हम जो अभी दिखा रहे हैं वो किस तरह का कपड़ा है, एक सिंथेटिक कपड़ा है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं संश्लेषित रेशा। और ये कपड़ा है हमारा पॉलिस्टर का। ये है आपका ऊनी कपड़ा, ये है ऊन। हम उसको बुन करके, जब कांटे से उसको बुनते हैं तो क्या क्रिया कहलाती है, बुनाई। बुन करके हम ऊनी कपड़ा तैयार कर लेते हैं, जैसे स्वेटर और शॉल। उसके बाद एक और मेरे पास है सूती कपड़ा। तो ये सूती कपड़ा है। सूती कपड़ा किससे प्राप्त होता है, कपास के रुई से। तो रुई को रीलिंग करके उसका धागा बनाया जाता है और धागा बना के उसकी बुनाई की जाती है। तो रेशे की पहचान आप कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो कपड़ा सूती कपड़ा है कि ऊनी कपड़ा है या कि सिंथेटिक कपड़ा है। इसकी पहचान के लिए अभी हम एक प्रयोग करेंगे, देखें आगे। रेशों की पहचान के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ऊन है, इसको हम जलाएंगे। ऊन जब जलता है तो उससे अगर बाल की गंध, जले हुए बाल की गंध आती है तो प्योर ऊन हुआ। और सूती कपड़ा जलेगा, देखो किस प्रकार से। सूती कपड़ा जब हम जलाते हैं तो जल करके वो राख बन जाता है। इस तरह से देखो, ये राख बन जाता है पूरा। जिस तरह से आप कागज जलाते हैं और राख बन जाता है, देख रहा है, ये जो सामने का पोर्शन है राख हो गया। यानी कि ये प्योर सूती कपड़ा है, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। इसीलिए खाना बनाते समय कैसे कपड़े पहनना चाहिए, सूती कपड़े पहनना चाहिए। और गर्मी के दिनों में भी हमें सूती कपड़ा प्रयोग करना चाहिए। सूती कपड़ा पसीना आसानी से सोखता है और हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है, ये चिपचिपे भी नहीं होते हैं। इसीलिए हमको खाना बनाते समय और गर्मी के दिनों में सूती कपड़े का चयन करना चाहिए। अब हम देखेंगे ये जो पॉलिस्टर का कपड़ा है, इसको जलाएंगे तो क्या होगा। इसको जलाने के बाद देखिए ये सिकुड़ना चालू कर दिया, क्योंकि इसमें एक तो ये सिंथेटिक है और कुछ इसमें प्लास्टिक का अंश है, इस तरह से। और जैसे प्लास्टिक को जलाते हैं और गंध आता है, ये कड़ा हो जाता है। तो ये हुआ पॉलिस्टर। इस तरह से हम कपड़े की पहचान कर सकते हैं कौन सूती कपड़ा है। सूती कपड़ा देखिए पूरी तरह से ये राख हो गया, और जो पॉलिस्टर कपड़ा है वो प्लास्टिक के जैसा सिकुड़ेगा और ऊन जलाने पर उससे बाल जैसे गंध आएगी। जैसे बाल जलता है उस तरह से गंध आती है। अभी हमने प्रयोग के द्वारा देखा कि सूती कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा और ऊन की पहचान हम कैसे करेंगे। तो अब हम देखेंगे रेशा या तंतु जो है वो कितने प्रकार का है। आप मार्केट में जाते हैं या अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे कपड़े आपको नजर आते हैं। तो जिस तरह से हमने पहचान की उस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि कौन प्राकृतिक रेशा है, कौन संश्लेषित रेशा है और कौन मिश्रित रेशा है। अभी हम अलग अलग प्रकार देखेंगे। तो
तंतु या रेशा यानी फाइबर को कितने भागों में बांटा गया? 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला है प्राकृतिक रेशा या नेचुरल फाइबर। नाम से ही स्पष्ट है कि ये हमको कैसे प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। जो पेड़ से प्राप्त होता है वो है पादप रेशा यानी प्लांट फाइबर्स, और दूसरा है जांतव रेशा जो कि हमको एनिमल से प्राप्त होता है। तो जंतु से प्राप्त होता है इसलिए जांतव रेशा, पौधे से प्राप्त होता है तो पादप रेशा। पादप रेशा में यहाँ हम देख रहे हैं 2 तरह का है। सबसे पहला है रुई या कॉटन, जिससे कि सूती कपड़ा बनता है। कॉटन का पौधा होता है और उसमें सफेद सफेद रंग का फूल खिलता है। चाहे तो सेमल का पेड़ में भी आपको रुई मिलता है। तो ज्यादातर हम कॉटन वाले कपास वाले से ही कटाई करते हैं और धागे बनाते हैं। इसका जो पौधा होता है कॉटन का पौधा, वह उड़हुल के पौधे की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसमें सफेद सफेद कॉटन निकलता है। दूसरा है जूट। जूट से बोरे एवं रस्सियां बनाई जाती हैं। कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर जूट की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और जूट को क्या किया जाता है? पानी से सड़ाया जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। जब इसके तने को काट करके पानी में डालते हैं तब इसका रेशा जो है क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और फिर उसे सुखा करके बोरा और रस्सी बनाया जाता है। तो ये था हमारा पादप रेशा। कौन कौन था? रुई और जूट। जांतव रेशा में हम देखेंगे रेशम यानी सिल्क, और दूसरा है हमारा ऊन यानी ऊल। रेशम जो है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है, जिसके बारे में आगे हम काफ़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। रेशम की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी और इसके पीछे एक मज़ेदार घटना घटी। चीन के जो राजा रानी थे वो सहतूत के पेड़ के नीचे में चाय पी रहे थे। अचानक चाय में एक कोकून गिरा और राजा उसको उठा करके देखा और इस तरह से खींचा तो उससे लंबे लंबे धागे निकलने लगे। तो अपने यहाँ जो भी बुनाई करने वाले मिस्त्री थे सभी को उसने बुनकरों को बुलवाया और बताया कि क्या आप इससे वस्त्र तैयार कर सकते हैं। तो बुनकरों ने देखा कि कोकून को खौलाने के बाद जब रीलिंग की जाती है तो प्रत्येक कोकून से कम 500 मीटर धागा निकलता है। तो कोकून को आगे हम जो प्रक्रिया है उसको विस्तार से देखेंगे। आगे है हमारा ऊन। ऊन भी एक जांतव रेशा है जो कि याक, ऊंट, अंगोरा बकरी, पश्मीना बकरी, लामा और एल्पेका के बालों से प्राप्त होता है। अभी हमने प्रयोग करके आपको बताया कि अगर ऊन ओरिजिनल है तो आप जलाएंगे तो उसे बाल जलने की गंध आएगी। तो याक जो है वो भारत में तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। याक हमारे यहाँ जो भैंस मिलता है ना, ठीक उसी तरह का दिखाई देता है, लेकिन उसके बाल 1.5 मीटर तक, 1 से 1.5 मीटर तक यानी जमीन से छूते हुए होते हैं और उसके बाल को कटिंग करके बाल से टोपी और अन्य ऊनी कपड़ा बनाया जाता है। ये काफी महंगा होता है, 1 से 1.5 लाख तक कीमत होती है। ऊंट के बालों को भी ऊन प्राप्त किया जाता है। फिर है जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी, उसकी हाइट भी काफी होती है और उसके बालों से भी ऊन प्राप्त होता है। ये जो अंगोरा बकरी का ऊन है वो भी काफी महंगा होता है। पश्मीना बकरी ये भी जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है और जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली इसे जो शॉल बनता है पश्मीना शॉल, वो काफी हल्की होती है और काफी गर्मी प्रदान करती है। तो ये दोनों बकरियां हैं, अंगोरा और पश्मीना, लेकिन उनमें इनका डिमांड सबसे ज़्यादा होता है और ये सबसे महंगी भी हैं। फिर है दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला लामा और एल्पेका। ये हमारे यहाँ जो भेड़ पाया जाता है उसी तरह का दिखाई देता है। आपके गांव के आसपास भी सफ़ेद और भूरे और काले रंग के भेड़ मिलते हैं। आप उन्हें भी ध्यान से देख सकते हैं कि उनके जो पीठ होते हैं काफ़ी गद्देदार होते हैं और मारने पर उनको चोट भी नहीं लगता है।
दूसरा हम देखेंगे संश्लेषित रेशा, जिसको कि सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में कृत्रिम तरीके से रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से होता है, इसलिए इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। उसमें है नायलॉन। आपने देखा होगा मछली पकड़ने का जो रेशा होता है, रस्सी, मछली पकड़ने वाली जो रस्सी है वो नायलॉन की बनी होती है। या पैरासूट का जो रस्सी है वो भी नायलॉन का बना होता है, क्योंकि नायलॉन काफी मजबूत होता है। पॉलिस्टर के कपड़े आपने काफी पहने हैं। इसको पहनो और धो कपड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत जल्दी सूख जाता है और आयरन की जरूरत नहीं होती है। तीसरा है एक्रिलिक। इसका उपयोग दरी बनाने में किया जाता है। दरी और कालीन एक्रिलिक से ही बनता है। और अगला है हमारा रेयन, जो कि कास्ट लुगदी से प्राप्त होता है। लेकिन इसका निर्माण रासायनिक पदार्थों के प्रयोग द्वारा होता है, इसलिए यह भी सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा टाइप्स है वो है मिश्रित रेशा या मिक्स्ड फाइबर्स यानी बहुत सारे पदार्थों को, उसमें कुछ प्राकृतिक रेशा भी रहता है, कुछ सिंथेटिक रेशा भी रहता है, मिला करके बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम है मिक्स्ड फाइबर्स। सबसे पहला है लाइक्रा और लिलेन। ये लाइक्रा और लिलेन जो है उसकी कुर्तियाँ बाजार में काफ़ी मात्रा में अभी उपलब्ध है, और इसीलिए इनके दाम काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, मिश्रित रेशा से बने होते हैं। फिर है पॉलीकोट, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें पॉलीथीन और कॉटन दोनों को मिला करके, पॉलिस्टर और कॉटन दोनों को मिला के बनाया गया, इसीलिए उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ पॉली कॉटन। पॉली से पॉलिस्टर और कॉट से कॉटन। फिर है पॉलीवूल, यहाँ भी पॉलिस्टर और ऊल दोनों को मिला करके बनाया गया पॉलीवूल, जो शॉल और स्वेटर कम दाम के होते हैं, ज़्यादातर पॉलीवूल के ही बने होते हैं। फिर है टेरिकॉटन, ये भी एक मिश्रित रेशा है। तो इस प्रकार से हमने रेशे में कितने प्रकार के रेशे देखे, 3 तरह के महत्वपूर्ण रेशे देखे, प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा और मिश्रित रेशा। आप क्या करेंगे, अपने घर में जितने भी कपड़े हैं उसको एक कॉलम सारणी बना लेंगे, और उस रेशे के सामने, जैसे स्वेटर तो किस पदार्थ का बना हुआ है, इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे सारणी। यहाँ वस्त्र का नाम और इधर तंतु, यानी प्राकृतिक रेशा है या संश्लेषित रेशा। जैसे मान लो स्वेटर, तो उसका तंतु क्या हो जाएगा, ऊन। शर्ट या कमीज किस चीज का बना हुआ है, कॉटन का है, तो कॉटन लिखेंगे। पादप रेशा या कॉटन, रुई, पादप रेशा। इस तरह से आप कॉलम बना करके जितने भी तरह के वस्त्र उपलब्ध हैं, कम से कम 10 आप लिखेंगे, और लिखेंगे कि किस तंतु का बना है। आगे हम देखेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र। अभी हम देखेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वयस्क कीट, ये तितली के रूप में होती है। तो ये जो रेशम का कीड़ा है, वयस्क कीट, ये क्या करता है, शहतूत के पत्ते के पिछले भाग में अंडे देता है। अभी बरसात के दिनों में आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार की पत्तियों में जो सफेद सफेद धब्बे होते हैं, वही क्या है, अंडे। तो वयस्क कीट कहाँ अंडे देता है, शहतूत की पत्तियों के निचले भागों में, और ये कीट बदल जाता है किसमें, डेवलप होकर के लार्वा, जिसको हम कैटरपिलर या सुंडी भी कहते हैं। ये अपने जीवन में सिर्फ खाने का काम करता है। ये 24 घंटा खाते रहता है, और खा पी करके इतना मोटा तगड़ा हो जाता है कि पत्ती के निचले सतह पर ही चिपक जाता है, और चिपकने के बाद में अपने सिर को घुमाता है, इस तरह से मूव करता है, तो उसके सिर के मूवमेंट से जो रस स्रावित होता है वो हवा के संपर्क में आने पर कड़ा हो जाता है, और क्या बनाता है,
कोकून बनाता है। ये जो बाहर का भाग है उसी को हम कहते हैं कोकून। और अंदर में जो कैटरपिलर है वो वृद्धि करते रहता है और तब तक इसी अवस्था में रहेगा जब तक कि वो फिर से तितली के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता है। तो फिर से हम एक बार इसका फिर रिपीट करते हैं। अडल्ट यानी वयस्क कीट शहतूत के पत्तों के नीचे में क्या देता है? अंडा। अंडा वृद्धि करके लार्वा बनाता है और लार्वा सिर्फ खाने का काम करता है और इतना खा करके मोटा तगड़ा हो जाता है कि वह पत्तियों के निचले सतह में ही चिपक जाता है और अपने सिर को गति देता है। तो बार बार उसके सिर के गति करने से एक रस स्रावित होता है जो हवा के संपर्क में आकर के कड़ा हो जाता है। उसी खोल को हम क्या कहते हैं? कोकून। और इस कोकून के अंदर में जो कैटरपिलर है वो तब तक वृद्धि करता है जब तक कि वयस्क कीट नहीं बन जाता। तो हमारा रेशम का कीड़ा जो है वो क्या है? मेन है कैटरपिलर। यही हमारा कैटरपिलर से ही हमको रेशम के धागे प्राप्त होंगे। तो रेशम के धागे प्राप्त करने के लिए कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता है और इस कोकून को, जो कि प्यूपा स्टेज कहलाता है, तो इस कोकून को इकट्ठा करके बड़े बड़े बर्तन में क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं। और गर्म करने पर उसके अंदर में जो कैटरपिलर है वो क्या हो जाता है? मर जाता है। उसके बाद उसको ठंडा करके साफ करके रीलिंग किया जाता है और रीलिंग करने पर उससे हम